गुड मॉर्निंग। आप मेरे साथ कर रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान का दूसरा चैप्टर सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु, उसके प्रश्नोत्तर। अपना सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन होगा सूक्ष्मदर्शी। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, तो यहाँ है नाइट्रोजन। तीसरा है, अल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, यीस्ट। नेक्स्ट, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। और अपना दूसरा प्रश्न है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। ठीक है। पहला प्रश्न, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है। अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। इसमें सही ऑप्शन है अल्कोहल। प्राचीन काल से यीस्ट का इस्तेमाल अल्कोहल के निर्माण में हो रहा है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो इसमें बड़े ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, यीस्ट। यहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन ये प्रतिजैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एनाफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। तो यहाँ ऑप्शन है मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य वाहक है। चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। तो इसका ऑप्शन होगा घरेलू मक्खी। यानी सबसे ज़्यादा रोग फैलाने में यदि कोई कारगर है तो वह है घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, पीसना, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, मारने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन, संक्रमण। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, उसमें कॉलम ए और कॉलम बी इनका आपस में मैच करना है। कॉलम ए का हमारा पहला ऑप्शन है जीवाणु। तो हम कॉलम बी की तरफ देखते हैं तो जीवाणु से जो संबंध होता है वो हो रहा है, एक तो हैजे का कारक, दूसरा हो रहा है प्रतिजैविक उत्पादित करना। देखिए यहाँ दोनों मैच हो रहे हैं, क्योंकि जीवाणु है उसी के माध्यम से हैजा रोग होता है, जो कि वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु इसका कारक है। इसी प्रकार जीवाणु और कवक ये प्रतिजैविक उत्पादित करते हैं, तो यहाँ जीवाणु है वो प्रतिजैविक के रूप में भी काम आ रहा है। दूसरा है राइजोबियम। देखो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और मटरकुलीय पादपों की जड़ों में रहता है। तीसरा है लैक्टोबैसिलस। तो ये ख से मैच हो रहा है, दूध को ये दही का जमना। ठीक है, लैक्टोबैसिलस है वो दही का जमना। चौथा अपना है यीस्ट। यीस्ट गैस से मैचिंग करेगा, ब्रेड की बेकिंग यानी बेकरी उद्योगों में इसको काम लिया जाता है। पांचवा है एक प्रोटोजोआ। तो ये है मलेरिया का कारक। मादा एनाफिलीज मच्छर है वह मलेरिया को फैलाने का कारक है, और ये एक प्रोटोजोन के द्वारा होता है। विषाणु ये चय से संबंध हो रहा है, एड्स का कारक। HIV वायरस के कारण एड्स होता है। चौथा अपना क्वेश्चन है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वह कैसे देखे जा सकते हैं? सूक्ष्म जीव बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते। उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। छठा अपना प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए।
तो ये जीवाणु है नीले हरे शैवाल और राइजोबियम। 7वां प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। देखिए, सूक्ष्म जीव है वो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। अपने दैनिक जीवन की कई क्रियाएं हैं जो इनसे जुड़ी है। इनमें कुछ क्रियाएं देखिए निम्न है। सबसे पहले लेते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो दूध को दही बनाने में काम आता है। क्यों? क्योंकि वो लैक्टिक अम्ल छोड़ता है जिसकी वजह से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है, राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में रूपांतरण कर स्थिरीकरण करता है। ठीक है, नाइट्रेट बनने से उपजाऊपन बढ़ता है और पौधे नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले पाते और वो नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं। तीसरा है, अनेक सूक्ष्म जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। चौथा है, यीस्ट का उपयोग प्राचीन काल से अल्कोहल बनाने में करते आ रहे हैं। 5वां, यीस्ट इस्तेमाल ब्रेड और केक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 6ठा है, अनेक प्रतिजैविकों का निर्माण जीवाणु और कवकों द्वारा किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि प्रतिजैविक हैं। नेक्स्ट है, जीवाणुओं का उपयोग हम औषधि उत्पादन में भी करते हैं। नेक्स्ट, पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक तैयार की जाती है। पशु आहारों में अनेक प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। और लास्ट है, इसमें जीवाणु है वो पनीर, अचार आदि पदार्थों के उत्पादन में भी काम आते हैं। आप देखें, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इससे आपको करना आसान हो जाएगा। और हमारा 8वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दो। आंसर इसका हुआ, अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे टीबी है, हैजा है। ये रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को प्रभावित करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों से संक्रमण भी तेजी के साथ फैलता है। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की वजह से मनुष्य और मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग होता है जो कि खतरनाक है। गाय में खुरपक्का और मुंह पक्का रोग वायरस के द्वारा होता है। देखिए, इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमें हानि भी पहुंचाते हैं। और 9वां प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, प्रतिजैविक वे औषधियां हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देती हैं। आजकल जीवाणु तथा कवकों से अनेक प्रतिजैविकों का निर्माण किया जा रहा है। प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए और इनका कोर्स पूरा करना चाहिए। बिना काम के प्रतिजैविक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हमें की ज़रूरत पड़ेगी तो ये काम नहीं आएंगे। ठीक है, सर्दी, जुकाम, फ्लू आदि में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं हैं, क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होते हैं और प्रतिजैविक विषाणु को रोकने में कारगर नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ अपने ये प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। आशा है आपको करने में आसानी होगी। धन्यवाद।